हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 9 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिया गया है। टाइम आपका 3 आवर्स रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 80। तो सबसे पहले आप सामान्य निर्देश पढ़ सकते हो। उसके बाद खंड क दिया गया है अपठित बोध। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो हिंदी जगत में कलम का सिपाही के नाम से मशहूर मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ। उनका मूल नाम क्या था? धनपत राय था। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लेखन के कार्य के प्रति समर्पित कर दिया। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते थे। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसान जीवन और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों को मार्मिक चित्रण दिया है। उन्होंने समाज सुधार, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यास और कहानियों की रचना की। उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह कौन सा था? सोजे वतन नाम से आया, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। और सोजे वतन यानी देश का दर्द। ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होने के कारण इस संग्रह पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी थी और लेखक को भी भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर लिखना पड़ा। प्रेमचंद का उपन्यास गोदान किसान जीवन की सूक्ष्मता से वर्णित करता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आज़ादी से पहले के उत्तर भारत के जनजीवन को जानना चाहते हैं तो आपको प्रेमचंद को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो ये आपका अपठित बोध था। अब इसके बेस पे प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश के अनुसार हिंदी संसार में प्रेमचंद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो कलम का सिपाही। ठीक है, कलम का सिपाही। तो ये जो है कलाम लिखा हुआ है, कलम का सिपाही आएगा। ख है, हिंदी के अतिरिक्त प्रेमचंद ने अन्य किस भाषा में कहानियों की रचना की है? तो उर्दू भाषा में। कथन ए और कांड को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो सोजे वतन पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी थी, बिल्कुल ठीक बात है। और इस पुस्तक में प्रेमचंद ने अंग्रेजी सरकार की जो है प्रशंसा की थी, तो ऐसा नहीं है, प्रशंसा नहीं की थी। तो कथन ए सही है, किंतु कारण गलत है। घ दिया गया है, प्रेमचंद के कहानी संग्रह का नाम सोजे वतन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है देश का दर्द। नाम बदलकर लिखने से प्रेमचंद को क्या फ़ायदा हुआ होगा? तो उनकी पुस्तकों पर रोक जो है वो नहीं लगी होगी, ये उनको फ़ायदा हुआ होगा। साथ में आंसर लिखा गया है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो मैं दिल्ली हूँ, मैंने कितने रंगीन बहारें देखी हैं, अपने आंगन में सपनों की हर ओर कतारें देखी हैं, मैंने बलशाली राजाओं के ताज उतरते देखे हैं, मैंने जीवन की गलियों में तूफान गुजरते देखे हैं, गर्मी का ताप सहा मैंने, झेला अनगिनत बरसातों को, मैंने गाते गाते काटा जाड़े की ठंडी रातों को, मेरी सुंदरता के आगे सब दुनिया पानी भरती है, सुनते हैं देश विदेश पर तब भी मैं शासन करती थी, सचमुच तो राजा अनंग पाल ने फिर से मुझे बसाया था, मेरी शोभा के आगे तब नंदन वन भी शर्माया था, मेरे पाँव को यमुना ने आँखों से मलमल धोया था, बादल ने मेरे होठों को आकर स्वयं भिगोया था। तो दिल्ली की ने रंगीन बहारों के रूप में किस तरह का समय देखा है? तो सुख समृद्धि से भरा समय देखा है। शक्तिशाली शासक भी यहाँ हार गए कविता में किस पंक्ति का आशय है? तो ये जो है, मैंने बलशाली राजाओं के ताज उतरते देखे हैं। नेक्स्ट देखिए, ग दिया गया है, कथन कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो मेरी सुंदरता के आगे सब दुनिया पानी भरती थी। कारण दिया गया है, सारी दुनिया में दिल्ली के वैभव और समृद्धि की चर्चा होती थी। तो इसमें ए सही हो जाएगा। कथन ए सही है, किंतु कारण जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली को दोबारा जो है किस शासक ने बसाया था? तो राजा अनंग पाल ने। उसके बाद तो इसका आंसर हो जाएगा, दिल्ली की सुंदरता अपनी सुंदरता के लिए विख्यात नंदनवन से भी अधिक थी। इस पंक्ति का आशय हो जाएगा। खंड का व्यवहारिक व्याकरण दी गई है। तो इसमें देखिए प्रश्न 3 है, निर्देशानुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको बताने हैं। क दिया गया है, अत्यधिक, यानी इसमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? उपसर्ग अति हो जाएगा और मूल शब्द अधिक हो जाएगा। ख वैकल्पिक, प्रत्यय और मूल शब्द अलग करने हैं। तो मूल शब्द विकल्प हो जाएगा और प्रत्यय जो है इक हो जाएगा। प्रत्यय होते हैं जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, और उपसर्ग होते हैं जो आगे लगकर उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। अउपसर्ग से एक शब्द बनाइए तो अशुद्ध हो जाएगा। इसके अलावा आप और कोई भी शब्द लिख सकते हो।
दार प्रत्यय से एक शब्द बनाइए, प्रत्यय बताना है, प्रत्यय से बनाना है तो दार पीछे होना चाहिए, तो देनदार, लेनदार, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी शब्द के अंत में लगकर अर्थ बदलने वाले शब्द या शब्दांश को क्या कहते हैं, तो उनको प्रत्यय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। निर्देशानुसार, इसमें आपको बताना है, निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको बताने हैं। राजदूत का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए, तो राजदूत क्या है, राजा का दूत और तत्पुरुष समास हो जाएगा। महान है जो पुरुष विगृहीत पद का समासित पद और समास का नाम लिखना है, तो महान है जो पुरुष क्या होगा, महापुरुष और कर्मधारय समास हो जाएगा। आजीवन पद में समास बताना है, तो इसमें अविभाव समास हो जाएगा। उस समास का नाम लिखिए जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, तो वो द्वंद्व समास कहलाता है, जिसमें दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, जैसे माता पिता। द्विगु समास का एक उदाहरण दीजिए, तो चौराहा, ठीक है, चौराहा, तिमाही, ये द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, यानी जिसके अंदर पहले क्या हो, संख्या दी गई हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्देशानुसार अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों के में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देने हैं। तो कह दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। तो इसमें न आया हुआ है, यानी नकारात्मक शब्द है, तो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, तो ये इच्छा जताई गई है, तो अर्थ के आधार पर इसका वाक्य भेद इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। शायद पानी पटना के गोलघर तक पहुंच चुका है, तो इसमें शायद आ गया, तो संदेह है, पहुंचा भी है या नहीं, तो संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। तुमने व्यायाम कर लिया, इसको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है, तो तुमने व्यायाम कर लिया, तो क्या तुमने व्यायाम कर लिया, ये हो जाएगा। आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए, तो खाना खाने चलो, ये आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निर्देशानुसार अलंकार जो है उस पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। तो ब्रज के बन बान तड़ाग निहारो अलंकार की पहचान कर लिखिए, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें ब की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। सच्ची जंग में जंग लगे हथियारों से नहीं लड़ा जाता, तो इसमें जंग जो है इनका अलग अलग मीनिंग है, दोनों ही अलग अलग बात के जो है मीनिंग के साथ हैं, तो ये यमक अलंकार हो जाएगा। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून अलंकार की पहचान बताइए, तो इसमें क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। उसके बाद है यमक अलंकार का एक उदाहरण दीजिए, तो कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, ये यमक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। आप और कोई भी लिख सकते हो। किसी वाक्य में कोई शब्द या दो से अधिक बार प्रयोग में आए लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है, जैसे हमने अभी अभी ऊपर जो है इसका एग्जाम्पल लिखा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, खंडग दिया गया है, पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो है गद्यांश दिया गया है आपको प्रश्न 7। तो इसमें आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, और फिर इसके प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो आपने इसको चैप्टर में जब पढ़ा है तो इसको पढ़ा ही हुआ है। तो देखिए, दोनों बैलों का अपमान कौन कर रहा था, तो दोनों बैलों का अपमान गया कर रहा था। फूल की छड़ी से भी न छूता था का अर्थ क्या है, तो कभी कोई कष्ट न देना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरा मोती ने नांद की तरफ आंख क्यों नहीं उठाई, तो अपने अपमान के विरोध में उन्होंने आंख नहीं उठाई। हीरा मोती के पकड़े जाने का कारण क्या था, तो गले में रस्सियों का जो है बंधा होना उनके पकड़े जाने का कारण था। गया का व्यवहार दोनों बैलों के प्रति कैसा था, तो बहुत ही क्रूर था। प्रश्न 8 दिया गया है, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों के में से 3 के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया गया है, 2 बैलों की कथा पाठ में कांजी हाउस का वर्णन किस प्रकार किया गया है, अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे, कांजी हाउस वह स्थान है जहाँ पकड़कर लाए गए जानवरों को बंद किया जाता है। इसे क्रूरता का प्रतीक माना गया है क्योंकि यहाँ जानवरों को भूखा प्यासा रखा जाता है और उनका ठीक से ख्याल नहीं रखा जाता। कैद पशुओं की प्रतिदिन हाजिरी होती है। पाठ में कांजी हाउस का उल्लेख बैलों की स्थिति को दर्शाने के लिए किया गया है जहाँ हीरा और मोती को बंद किया जाता है। यह स्थान उन लोगों के अत्याचार का प्रतीक है जो पशुओं का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख, तिब्बत में हथियार का कानून न होने से यात्रियों में किस प्रकार का भय बना रहता था। तो आंसर देखेंगे, तिब्बत में हथियारों से संबंधित कोई सख्त कानून न होने के कारण यात्रियों को हमेशा यह डर सताता रहता था कि उनके साथ कभी भी लूटपाट या हिंसा हो सकती है। कानून की अनुपस्थिति असुरक्षा का माहौल बनाती है जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान हमेशा सावधान रहना पड़ता था। जान का खतरा रहता था। हथियार का लाठी डंडे की तरह प्रयोग होता था। डाकू मारते पहले थे, लूटते बाद में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लहासा की ओर पाठ में लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, विश्लेषण करते हुए लिखिए।
तो इसमें आंसर आ जाएगा, इस यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तिब्बत का दुर्गम और पहाड़ी भूभाग यात्रा को चुनौतीपूर्ण बनाता है। वह भूलवश रास्ता भटक जाता है, तेज़ धूप से परेशान हो जाता है। मौसम की प्रतिकूलता, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी जैसी प्राकृतिक कठिनाइयों के साथ साथ खाने पीने की कमी भी एक बड़ी समस्या थी। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन का अविश्वास और विदेशी यात्राओं के प्रति शंका भी लेखक के लिए परेशानी का कारण बना। तो ये जो है पॉइंट्स आप लिख देंगे। अगला प्रश्न है, ल्हासा उपभोक्तावाद की संस्कृति से उपजा प्रतिष्ठा का प्रदर्शन हास्यास्पद भी हो सकता है, उदाहरण सहित आपको बताना है। इस प्रश्न का आंसर देखेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति में लोग अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करते हैं। पश्चिमी देशों में अंतिम संस्कार के लिए अधिक मूल्य चुकाकर सुंदर स्थान सुनिश्चित करना है, ठीक है, यह कभी कभी हास्यास्पद स्थिति पैदा कर देता है, जैसे किसी के पास अत्यधिक महंगे मोबाइल या गाड़ियों का संग्रह होना जिन्हें वह पूरी तरह इस्तेमाल भी नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति केवल दूसरों को दिखाने के लिए, प्रभावित करने के लिए 5 महंगी घड़ियां खरीदता है लेकिन समय देखने के लिए मोबाइल का उपयोग करता है, तो यह व्यर्थता का प्रतीक बन जाता है। ऐसे प्रदर्शन न केवल संसाधनों का दुरुपयोग है बल्कि समाज में कृत्रिम प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे। आप अपने तरीके से अपना आंसर भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9 दिया गया है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं। तो आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो कवित्री की सीधी राह से न जाने का क्या अर्थ है? तो छल कपट के रास्तों पर न चलना, बी आंसर हो जाएगा। सुषुम सेतु का संबंध किस विषय से होता है? तो सुषुम सेतु का संबंध हठ योग से, डी आंसर हो जाएगा। पद्यांश में मांझी कौन है? तो यहाँ पे ईश्वर जो है उसको मांझी कहा गया है। अगला प्रश्न है, पद्यांश के अनुसार कवित्री किस तरह के भाव का अनुभव कर रही है? तो उसे पछतावा हो रहा है, पछतावे का अनुभव कर रही है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अच्छे कर्मों का अभाव। प्रश्न 10 है, इस पाठ के आधार पर जो है 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, ललत के अनुसार बंद द्वार की सांकल किस प्रकार खोली जा सकती है? अपने शब्दों में लिखिए। आंसर रहेगा, ललत के विचार में आत्मज्ञान और सत्य की खोज के द्वारा ही जीवन के सभी अवरोधों को दूर किया जा सकता है। वह कहती है कि आध्यात्मिक प्रयास, भक्ति और सत्य की पहचान से ही आत्मा के भीतर के द्वार खुलते हैं, बाहरी दिखावे और भौतिक साधनों से नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और भक्ति से व्यक्ति अपनी मुक्ति का मार्ग पा सकता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का महत्व उसके कुल में छिपा होता है या कर्मों में? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ से आंसर करेंगे, व्यक्ति का महत्व उसके कर्मों में होता है, ना कि उसके कुल में। कुल से प्राप्त पहचान केवल जन्म का संयोग है, जबकि कर्मों से व्यक्ति स्वयं अपनी पहचान बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई उच्च कुल में जन्म लेकर भी गलत काम करता है तो वह समाज में सम्मान नहीं पाता। वही साधारण परिवार का व्यक्ति अच्छे कर्मों से महान बन सकता है। हमारे धर्मग्रंथ और इतिहास भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि महानता का अधिकार हमेशा सद्गुण और कर्म होते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान की आंधी से भक्त का जीवन किस प्रकार बदल जाता है? विचार करते हुए लिखिए। आंसर रहेगा, ज्ञान की आंधी से भक्त का जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो जाता है। वह ज्ञान, मोह और अहंकार से मुक्त होकर सत्य और परमात्मा के निकट पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर शांति और आत्मिक आनंद प्राप्त करता है। ज्ञान से उसे यह समझ आती है कि सच्ची भक्ति अहंकार मुक्त होकर सेवा और प्रेम में है, ना कि केवल बाहरी अनुष्ठानों में। अगला प्रश्न है, रसखान के ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने का क्या कारण है? 2 बिंदुओं में लिखिए। तो देखिए, पहला तो उसके निहारने का कारण क्या है? कृष्ण प्रेम है। तो रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए ब्रज के वन, बाग और तालाब उन्हें प्रिय थे, क्योंकि यहाँ कृष्ण ने अपना जीवन जो है वो बिताया था, बचपन बिताया और लीलाएं की। आध्यात्मिक आकर्षण, ब्रज की जो प्राकृतिक छटा है, पवित्रता है, उन्हें ईश्वर के प्रेम का प्रतीक लगती है, जो उन्हें आत्मिक शांति और आनंद का अनुभव कराती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, पूरक पाठ्य पुस्तकों के पाठों के आधार पर 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं। क दिया गया है, इस जल प्रलय में पाठ में मृत्यु का तरल दूत किसे कहा जा गया है और क्यों? तो जल प्रलय में जो मृत्यु का तरल दूत है वो पानी है, तो कारण आपको बताना है।
आंसर रहेगा इस जल प्रलय में पाठ में पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। यह विशेषण पानी के विनाशकारी रूप को दर्शाता है। बाढ़ के समय पानी अपने सामान्य प्रवाह से बढ़कर तबाही मचाता है, जिससे घर, फसलें, पशु पक्षी, मानव जीवन सब नष्ट हो जाते हैं। पानी जो जीवन का आधार है, वह ऐसी स्थिति में भयावह आपदा बन जाता है, इसीलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। अगला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह तैयारी करने लगे? इस जल प्रलय पाठ में उसके आधार पर आपको बताना है। तो पाठ के अनुसार जब बाढ़ आने की खबर मिली तो लोगों ने तुरंत जो है सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। वे अपने घरों से ज़रूरी सामान, अनाज और कपड़े सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे। लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे ताकि वे पानी के बहाव से बच सकें। इस तैयारी में डर में अफरा तफरी का माहौल भी दिखता है, क्योंकि बाढ़ की संभावना से ही लोगों के मन में असुरक्षा और भय उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, आपदाओं से किस प्रकार कुशलता से निपटा जा सकता है? सुझाव देते हुए 3 बिंदुओं पर अपने उत्तर लिखिए। तो हम किस तरह से आपदाओं से निपट सकते हैं? पूर्वानुमान और सतर्कता प्रणाली। तो आपदाओं की जो है पहचान और पूर्वानुमान के लिए आधुनिक तकनीकों जैसे मौसम पूर्वानुमान है, भूकंप मापन यंत्र है, बाढ़ चेतावनी प्रणाली का उपयोग किया जाए। दूसरा है आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान। समुदाय को आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण देना, स्कूलों में मॉक ड्रिल करवाना अत्यंत आवश्यक है। इससे लोग आपात स्थिति में घबराने के बजाय सही निर्णय ले पाते हैं। सुदृढ़ बुनियादी ढांचा और आपातकालीन सेवाएं। तो मजबूत बांध, आपदा रोधी भवन और प्रभावी निकासी कार्यों का निर्माण किया जाए। साथ ही आपातकालीन सेवाओं को तत्पर रखने से जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। उसके बाद खंड घ में रचनात्मक लेखन दिया गया है। तो 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो सच्चा मित्र, मोबाइल फ़ोन का बढ़ता प्रभाव या विद्यालय का वार्षिक उत्सव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। आपका नाम अलीशा है, रहमान है, तो पुस्तकें मंगवानी है आपको विज्ञान संबंधी, तो इसके लिए प्राचार्य को पत्र है। अथवा नाना नानी के घर नाना नानी को दिल्ली घुमाना चाहते हैं, तो दिल्ली आमंत्रित करते हुए नाना को पत्र लिखना है। प्रश्न 14 में आप जो है अगस्त माह में आयोजित हुई हिंदी ओलंपियाड में प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया, लेकिन आप तक को अभी तक वो ओलंपियाड का प्रमाण पत्र नहीं मिला है। तो आयोजक को आपको पत्र लिखना है, ईमेल लिखनी है, ठीक है, 100 शब्दों में। अथवा परिश्रम के द्वारा कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। इस कथन को केंद्र में रखकर आपको 100 शब्दों में एक लघु कथा लिखनी है। और प्रश्न 15 है, क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत के प्रदर्शन पर 2 छात्रों के बीच 80 शब्दों में संवाद लिखना है। या आपकी डायरी विद्यालय में खो गई है, तो इसकी सूचना जो है नोटिस लिखना है, तो इसकी सूचना विद्यालय सूचना पट पर आपको लगानी है। तो ये जो है आप इजीली कर सकते हो। तो ये था आपका पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।